हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने जीन पियाजे को एक पेज में तैयार किया है। सारे शॉर्टकट्स और सारे क्वेश्चन एक पेज से ही बन जाते हैं मेरे। और ये मेरे आज के नोट्स नहीं हैं, 2022-23 के नोट्स हैं। जब मैंने बीएड किया था तब बनाए थे ये नोट्स मैंने, तभी से मुझे आज तक काम में आ रहा है, जो कि 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2-3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनने वाले हैं। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से इसी पेज से आए हैं अभी तक। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीन पियाजे का एक पेज का फॉर्मूला। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि स्विट्ज़रलैंड के थे। स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनके 3 बच्चे थे। इन्होंने तीनों अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके 3 बच्चों के नाम क्या थे? लॉरेंस, ल्यूसिन और जैकलिन। 3 बच्चों के नाम थे। इन्होंने संज्ञानवाद की थ्योरी भी दी थी। संज्ञानवाद का विकास का सिद्धांत दिया था। और इनको सॉरी सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको संज्ञानवाद का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास हम पढ़ते हैं ना, उसके फादर हैं ये। जैसे कि हमने साइंस के पढ़ा है, विटामिन्स का पढ़ा है, तो ऐसे ही ये चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये नैतिक विकास के सिद्धांतों पर काम कर रहे थे। फिर इन्होंने बच्चों को देखकर, अपने तीनों बच्चों को सामने देखकर उन्हीं पे प्रयोग करना शुरू करे। उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि नैतिक विकास के आधार पर ही नहीं, अपने समाज के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और जो बच्चों में कंपटीशन होता है उस पर बढ़ावा नहीं दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे वाइगोट्स्की हैं, उन्होंने कंपटीशन पर भी आगे बढ़ावा दिया था, पर इन्होंने कंपटीशन पर बढ़ावा नहीं दिया था। ये कंपटीशन थ्योरी में आगे नहीं जाते। यहाँ से पढ़ेंगे रचनावादी मनोवैज्ञानिक भी इन्हीं को कहा जाता है। बच्चा अपने आप में ही सक्रिय वैज्ञानिक है। इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक, जो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा था। और बच्चे अपने आप में सक्रिय वैज्ञानिक भी होते हैं। बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चा? अपने जो पूर्व ज्ञान, जैसे कि कोई गेम है, पहले खेला था फुटबॉल में, पैर मारना फुटबॉल में, तो उसका पूर्व ज्ञान है। आगे कोई बड़ी फुटबॉल देखेगा या किसी बच्चे को खेलते हुए देखेगा या वो टीवी में देखेगा, मोबाइल में देखेगा, तो अपने पूर्व ज्ञान को ही अपने ज्ञान से, नए ज्ञान से जोड़ेगा। ये थ्योरी भी इन्हीं ने दी थी और आगे बढ़ाया था। इन्होंने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा और कुछ भी एक्टिविटी करते हुए देखा, तो उन्होंने इसका निचोड़ निकाला कि बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अपना नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोग भी हैं, हम लोग भी अगर कोई एक चीज़ देख लेते हैं जो पहले देखी हुई, बचपन में देखी हुई, और हमारे बड़े होने के बाद भी वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, तो हम उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं आराम से और बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। और ऐसे कि जीन पियाजे है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने डीएड बीएड में पहले भी पढ़ा था, तो हमारे ये वाले टॉपिक को हमारे पहले वाले टॉपिक से जोड़ने में, कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो हम भी तो यही करते हैं। बच्चे होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अपने नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो नॉर्मली बात है ये। इनकी 4 अवस्थाएं थी। फोर फोर अवस्थाओं पर इनने अपनी थ्योरी सबसे ज़्यादा अपनी थ्योरी जमाई थी, जिसमें संवेदी गामक अवस्था क्या रहती है? 0 से 2 ईयर्स तक रहती है। जब तुम बच्चा चाइल्ड अवस्था में रहता है, उस टाइम पर इनकी केंद्रियाँ 5 ज्ञान इंद्रियों में सीखता है, जैसे कि हाथ चलाना, मुंह चलाना, पैर चलाना। तो अपने 5 इंद्रियों से ही सीखता है। सबसे ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं बच्चे। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही ये सारे प्रोग्राम होते हैं बच्चों में। और सेकंड वाला टॉपिक है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें एज रहती है 2 से 7 वर्ष तक। और क्लासिफिकेशन का सबसे ज़्यादा रोल पाया जाता है इसमें बच्चों को। बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ के अनुरूप कैसे जमाना। और बच्चों को कोई भी चीज़ जैसे कि दिखाई जाए, खाने की चीज़ हो या फिर खेलने की चीज़ हो, छोटी चीज़ दिखाई जाए तो वो नहीं लेते, बड़ी चीज़ की ओर ही हाथ मारते हैं सबसे ज़्यादा। तो उनमें ये क्लासिफिकेशन की
भावना आ जाती है इस उम्र में। इस एज में बच्चों को क्लासिफिकेशन की भावना आ जाती है। भारी भारी और हल्के को पहचानने लगता है, छोटे और बड़े को पहचानने लगता है, सही और गलत को भी जानने लगता है। बच्चे से बोलेंगे कि ये काम गलत है तो वो समझने लगता है। तो ये वाले पॉइंट में ये थ्योरी आती है। अब थर्ड पॉइंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें एज रहती है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे आत्म केंद्रित भी होते हैं और क्लासिफिकेशन की भावना भी होती है इसमें भी। और कभी कभार इसमें भी नहीं होती। कोई कोई सी उम्र के बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी रहती है, क्लासिफिकेशन करना इस उम्र में बच्चे नहीं सीख पाते, लेकिन इस उम्र में डेफिनेटली पूरी तरीके से सीख जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ से आंसर आता है, क्वेश्चन आता है कि किस उम्र में बच्चे क्लासिफिकेशन करना सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से पूछे तो इस वाली में आएगा मूल संक्रियात्मक में। और नॉर्मली पूछे कि क्लासिफिकेशन की अवस्था किस उम्र में पाई जाती है बच्चों में, तो उसका आंसर ये वाला होगा। दोनों आंसर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो आप जब भी आपका क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और इसका आंसर 2 माने जाते हैं, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है ये। लेकिन सीबीएसई है जो किस आंसर को सही मानती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसके 2 आंसर माने जाते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे हम तो। और इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का गुण भी पाया जाता है। बच्चों को अपनी चीज़ों से सबसे ज़्यादा लगाव होता है। जैसे कि उसकी साइकिल, इस एज में साइकिल हुई, पेंसिल रबर, या उसकी साइकिल, फुटबॉल खेलने की वस्तुएं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा संरक्षण करके रखता है इस उम्र में। मूर्त संक्रियात्मक में दिन, दिनांक, तारीख, वर्ष, इन सब के बारे में भी आगे उससे जानकारी रहती है। अब आगे बढ़ेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये किशोरावस्था के पहले की एज है, जिसमें 12 से प्लस ईयर्स की होती है, जिसमें मतलब किशोरावस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा इस एज में। तो इस एज में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है। समस्या समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर परिकल्पना करना प्रारंभ कर देता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर अपना परिकल्पना करना प्रारंभ कर देता है। ये अवस्था अपरिवर्तनशील रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नॉर्मली जैसे प्रौढ़ावस्था में इंसान हो जाते हैं वैसे ही रहती है, लेकिन ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहती है। उतार चढ़ाव की अवस्था भी इसमें आ जाती है। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक शिक्षक की गतिविधि, विविध सामग्रियों का प्रावधान, नवीन अनुभवों का प्रदान करना। इसमें शिक्षकों के लिए अनुक्रियाएं हैं जो कि नवीन अनुभवों को प्रदान करना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब आगे मानसिक अवधारणा क्या रहती है इसमें? इसकी स्कीमा दिया जाता है। बेसिक बॉन्डिंग ब्लॉक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है स्कीमा मतलब अपने दिमाग का स्तर, कि हम दिमाग से मतलब किस स्तर से सोच पा रहे हैं, या बच्चा है किस एज में, इन एजों में है तो अपने दिमाग का किस रूप से प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं। तो जीन पियाजे थे, उन्होंने इसको स्कीमा नाम दे दिया। जो हमारे माइंड की बेसिक बॉन्डिंग होती है उसको स्कीमा नाम दे दिया। तो इसमें क्या रहता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेगा। जैसे कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना इसमें आ रहा था पूर्व संक्रियात्मक में, तो उसको आत्मसातीकरण कह दिया। आत्मसातीकरण कहते हैं। और नए ज्ञान का बदलाव कर रहे हैं। अगर हम नए ज्ञान में बदलाव कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, जो कि नया ज्ञान है सिर्फ हमारे लिए न्यू ही है, तो हम उसमें समायोजन कर रहे हैं, हम उसमें ढल गए। नए ज्ञान को हमने अपने माइंड में उतार लिए, तो उसको हमने समायोजन कर लिए। स्कीमा व्यवहार का रिपीटेशन है। स्कीमा जो हमारे व्यवहार रहता है, जो हम व्यवहार करते हैं, जिस हम दिमाग से काम करते हैं, जिसके प्रति हम जैसा व्यवहार करते हैं, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं जीन पियाजे की थ्योरी में। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जो कि मैंने एक पेज में बनाई। ये देख सकते हैं आप, पूरा एक पेज है। इसी में से मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आगे ऐसे ही वीडियो लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो डालूं तो आप कमेंट कर दीजिए।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, गुड नाइट।